Welcome students, this one is the third lecture of electrostatics. पिछले लेक्चर में हमने कूलम्ब्स लॉ को देखा था, कूलम्ब्स लॉ का डेरिवेशन, उसका वेक्टर रिप्रेजेंटेशन हमने देखा था। उसके बाद हमने थोड़े से न्यूमेरिकल्स किए थे। नाउ इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू लर्न सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, मीन्स कूलम्ब्स लॉ को अप्लाई करते हुए हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को कैसे समझेंगे वो हम लोग इस लेक्चर में देखेंगे। तो सुपरपोजिशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है? सुपरपोजिशन की ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि कूलम्ब्स लॉ में आपने देखा था हमने सिर्फ दो ही चार्जेस का आपस में म्यूचुअल इंटरेक्शन देखा था कि दो चार्जेस हैं, दोनों ही आपस में एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं। दैट फोर्स इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, और उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होता है, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसकी स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो मतलब F1 या F12 फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 इज इक्वल टू क्या चीज़ निकल के आई थी अपनी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन ये जो फोर्स लगेगा वो किधर लगेगा, मैंने आपको बताया था कि 1-2 यहाँ पे लिखा हुआ है तो यहाँ पे भी 1-2 होगा और इसका डायरेक्शन 1-2 कैप की तरफ होगा। तो 1-2 कैप किधर होगी? वी आर गोइंग टुवर्ड्स 1 फ्रॉम 2, हम लोग 1 की तरफ जा रहे हैं 2 से, हेंस इट इज R12 कैप। तो ये हमारा क्या था, यहाँ तक ये हमारा कूलम्ब्स लॉ का वेक्टर रिप्रेजेंटेशन था। अगर आप में से किसी ने वो लेक्चर नहीं देखा है तो मैं उस लेक्चर की लिंक नीचे डाल देता हूँ, प्लीज़ उस पर जाकर उस लेक्चर को देखिए और क्लियर कीजिए कि व्हाट इज़ द वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ। इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये कूलम्ब्स लॉ बेसिकली दो चार्जेस के बीच का म्यूचुअल इंटरेक्शन था। अगर चार्जेस मोर देन 2 हो तो क्या होता है, तो हमें सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की ज़रूरत पड़ेगी। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के हिसाब से हम एक बार में दो चार्जेस को ही लेंगे, जैसे हम लोग कूलम्ब लॉ में करते हुए आए थे, और इन दोनों के वजह से, इन दोनों में जो फोर्स लग रहा है, मतलब इसकी वजह से इस पे जो फोर्स लगेगा वो इन बाकी चार्जेस की प्रेजेंस से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब अनअफेक्टेड रहेगा। बाकी चार्जेस की प्रेजेंस का उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। मीन्स अगर मैं बात करूं फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, इस चार्ज 2 की वजह से चार्ज 1 पे फोर्स कितना लग रहा है? F12। ये सारे के सारे मैंने लाइक चार्जेस माने हुए हैं। कैसे माने हैं? लाइक चार्जेस हैं। जब तक आपको कहा नहीं जाए तब तक आपको चार्जेस कैसे लेने हैं? लाइक चार्जेस ले लीजिए, ठीक है। तो अगर ये लाइक चार्जेस हैं, इसका मतलब रिपल्सिव फोर्स लगेगा, तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, इसकी वजह से ये जो फोर्स होगा, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, 2 की वजह से, चार्ज 2 की वजह से चार्ज 1 पे जो फोर्स है उस पे बाकी चार्ज की प्रेजेंस का, बाकी जो चार्जेस हैं उनकी मौजूदगी का कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। मतलब ये ऐसा है कि इन सभी को हम हटा के ऐसा मान लें कि सिर्फ ये दो ही चार्जेस हैं, उस समय पे ये 2 चार्ज 1 पे जितना फोर्स लगाएगा इन सब की प्रेजेंस में भी उतना ही फोर्स लगाएगा, सिर्फ ये वाला चार्ज। और ऐसे ही ये सभी मतलब Q3 का अगर लेता हूं तो F13 पे बाकी का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। Q4 अगर लेता हूं मैं, Q4 अगर लेता हूं तो F14 पे बाकी के चार्जेस का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या है, अगर मैं Q1 पे ओवरऑल फोर्स देखता हूं देन दैट फोर्स विल बी द वेक्टर सम ऑफ द ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन दिस चार्ज। मीन्स इस चार्ज पे कौन कौन से फोर्स एक्ट कर रहे हैं? F12, F13, F14, F15। इन सभी का जो वेक्टर सम होगा दैट विल बी इक्वल टू द टोटल या नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज 1। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है? इफ देयर आर मोर देन 2 चार्जेस एंड दे आर एक्सर्टिंग फोर्स ऑन द थर्ड चार्ज, ठीक है, मतलब किसी भी एक चार्ज पर बहुत सारे दूसरे चार्जेस फोर्स लगा रहे हैं, देन द नेट फोर्स ऑन द चार्ज विल बी इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ द अदर चार्जेस। और वो इस तरीके से होगा कि द फोर्स ड्यू टू 1 चार्ज इज अनअफेक्टेड बाय द फोर्स ड्यू टू अदर चार्जेस। तो इट इज नोन एज द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। आया समझ में? एक बार फिर से हम लोग रिपीट कर देते हैं। किसी भी चार्ज पर अगर हम मोर देन 1 चार्ज की वजह से फोर्स देखते हैं तो वो क्या होगा, उस पर नेट फोर्स उन सभी का वेक्टर सम होगा, और वो सम इस तरीके से होगा कि अलग अलग चार्जेस जो इस पे फोर्स लगा रहे होंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, उसका किसी और चार्जेस की वजह से उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। मीन्स F12 पे इन बाकी चार्जेस का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, F13 पे इन बाकी चार्जेस का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये ऐसे एक्ट करेंगे, मान लो कि ये दो एक साथ में, ये दो ऐसे लिए हुए थे ना, इस टाइम पे अगर ये सिर्फ दो ही होते
1 और 2 होते तो ये जो आपका F12 आता वही आपका यहाँ पे रहेगा, अगर इतने सारे चार्जेस भी हैं, मतलब औरों की मौजूदगी का, औरों की प्रेजेंस का इस पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा इस फोर्स पर। ये फोर्स वही रहेगा जब ये मान लो दोनों अकेले होते तब वो फोर्स होता। क्लियर? तो ये आपका सुपरपोजिशन है प्रिंसिपल। अब हम बात करते हैं, जैसे हमने कूलम्स लॉ का वेक्टर रिप्रेजेंटेशन में देखा था, F1 वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F12 क्या होगा आपका, F12 दिस है, ये वाला आपका F12 है, तो F12 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12 स्क्वायर R12 कैप। इसका डायरेक्शन क्या होगा, दिस वन इज वी आर गोइंग टुवर्ड्स 1 फ्रॉम 2, तो ये आपका कौन सा डायरेक्शन हो जाएगा, R12 कैप। तो F12 को जब आप लिखोगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12 स्क्वायर R12 कैप। F13 को अगर आप लिखोगे तो ये वाला डायरेक्शन क्या होगा, वी आर गोइंग टुवर्ड्स 1 फ्रॉम, यहाँ पे F13 ये रहा, वी आर गोइंग टुवर्ड्स 1 फ्रॉम 3, तो R13 कैप, R14 कैप एंड R15 कैप। सारा का सारा हमने इस तरीके से लिख दिया, कोई डाउट नहीं है इसमें। सभी को हमने कूलम्स लॉ का जो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है उसके हिसाब से सारे फोर्सेस यहाँ पे हमने लिख दिया। अब इसमें देखिए कॉमन क्या आ रहा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन सभी में आ रहा है, तो ये कॉमन है। Q1 देखिए सभी में है, तो ये आपका कॉमन आ गया Q1, तो Q1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये आपका कॉमन हो गया। अंदर क्या चीज रहेगा, Q2 अपॉन R12 स्क्वायर R12 कैप, Q3 अपॉन R13 स्क्वायर R13 कैप, प्लस Q4 अपॉन R14 स्क्वायर R14 कैप, प्लस Q5 अपॉन R15 होल स्क्वायर R15 कैप। ऐसे ही अगर बहुत n आपके होते तो हम लोग इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर आपके चार्जेस कितने होते, इफ देयर आर n चार्जेस, इफ देयर आर n चार्जेस, ठीक है। Qn तक अगर होता तो कैसे लिखते हैं हम इसको, Q1 तो है ही आपका, बाकी Q2 Q3 Q5 Q6 एंड सो ऑन Qn तक अगर होता तो F1 को आपने ये कॉमन वाला चीज यहाँ लिख दिया, बाकी समेशन I इज इक्वल टू, देखो 1 तो सभी में है तो यहाँ पे R1 आ गया, क्या चेंज हो रहा है, ये देखो 2 3 4 5, तो R1I लिख दिया हमने, ऊपर भी Q2 तो QI कर दिया, इधर भी 1 2 1 3 1 4 तो Q1I लिख दिया। I की स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, 2 से लेके n तक हो जाएगा ये आपका। तो दिस इज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज Q1, ठीक है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से हमें ये नेट फोर्स मिल जाता है, बहुत ही सिंपल सा है। अब इस पे बेस्ड हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं। तो पहला न्यूमेरिकल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल के हिसाब से आपके 3 चार्जेस को सिचुएट किया हुआ है, मतलब तीनों चार्जेस का जो मैग्नीट्यूड है सेम है, लाइक चार्जेस है सभी, Q उसका मैग्नीट्यूड है, Q1 Q2 Q3, ये तीनों को ऐसे रखा गया है कि तीनों के डिस्टेंसेस इस तरीके से हैं, मींस आपका चार्जेस कुछ इस तरीके से रखे हुए हैं। ये आपका अगर Q1 इज इक्वल टू Q माना हुआ है, Q2 इज इक्वल टू Q माना हुआ है और Q3 इज इक्वल टू Q माना हुआ है। एक सेंटर पे आपका कैपिटल Q चार्ज रखा हुआ है, उस पर पूछा गया है व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन कैपिटल Q। तो ये आपका A B एंड C, ठीक है। क्या करेंगे हम, ये आपके इक्विलेटरल ट्राइंगल है, सेंट्रॉइड पे आपसे पूछा गया है कि सेंट्रॉइड पे आपका Q चार्ज रखा हुआ है तो उस पे नेट फोर्स क्या होगा। तो ये आपको पता है कि AO इज इक्वल टू OB या BO इज इक्वल टू CO, मीन्स ये अगर मैं O मान लेता हूँ, ये O पे रखा हुआ है Q चार्ज, तो OB इज इक्वल टू OC इज इक्वल टू OA या AO इज इक्वल टू BO इज इक्वल टू CO। क्लियर है यहाँ तक। अब ये जो चीज़ है, ये अगर मैं इसको, ये मीडियन हो जाएगी आपकी, परपेंडिकुलर भी हो गया ये यहाँ पे, तो ये कितने से कितने में डिवाइड करता है इसको, 2:1 में डिवाइड करता है। ये जो सेंट्रॉइड होता है, इट इज द सेंट्रॉइड, जो तीनों आपके एंगल बाइसेक्टर्स जहां पे मीट कर रहे हैं ट्राइंगल के अंदर, इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर, दैट इज द सेंट्रॉइड ऑफ दिस इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो ये जो आपका AO होगा, कितना होगा ये इसका डिस्टेंस, ये आपका टोटल, आप इसको पहले निकालोगे तो ये आपका L/2 हो जाएगा। इसने इसको बाइसेक्ट किया है, इक्विलेटरल ट्राइंगल में जो एंगल बाइसेक्टर है वो सामने वाली जो साइड है उसको भी बाइसेक्ट करेगा। तो ये टोटल L है तो ये L/2 में बाइसेक्ट कर दिया। अब
ये आपका 90 डिग्री भी होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा ये, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो ये 90 डिग्री हुआ। ये L है, ये L/2 है, तो ये निकालना पड़ेगा हमें। तो कैसे निकालोगे? पाइथागोरस से। पाइथागोरस से अगर आप इसको निकालोगे तो ये क्या चीज़ निकालनी है हमको? ये मान लो D है, AD² = L² माइनस L/2 का होल स्क्वायर। तो ये आपका L² माइनस L²/4, 4L² माइनस L²/4, तो ये क्या हो जाएगा आपका? 3L²/4। तो AD क्या हो जाएगा आपका? ये AD² है, तो AD क्या हो जाएगा? √3/2L। तो ये क्या हो जाएगा आपका? √3/2L। ये टोटल यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस आएगा वो क्या आएगा आपका? √3/2L। क्लियर? AD क्या है आपका? √3/2L। ठीक है। नाउ अभी आपको पता है 2:1 में डिवाइड कर रहे हैं, तो AO कितना हो जाएगा? AO हो जाएगा √3/2L इंटू ट्वाइस अपॉन 3। टोटल आपका 2:1 में अगर कोई भी चीज़ डिवाइड हो रही है, 2:1 में ये आपका डिवाइड कर रहा है, तो ये चीज़ कितनी हो जाएगी मेरी? AO कितना हो जाएगा? टोटल कितना है? √3/2। कितना रेशियो है? 2/3। ठीक है, √3/2 ये टोटल है, उसका कितना पार्ट है? ये 3 में से 2 पार्ट है, तो √3/2L इंटू 2/3। तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा? L/√3। √3 से 3 कितनी बार कट होगा? √3 से 3 √3 बार कट हो जाएगा। तो ये कितना आया आपका? ये जो चीज़ है वो L/√3 आई। ठीक है, तो ये सारे के सारे कितने आ जाएंगे आपके? L/√3। नाउ अब इस सबको हम लोग डिलीट करते हैं यहाँ से और इसको थोड़ा सा क्लियर करते हैं चीज़ों को। तो ये लाइक चार्जेस हैं, ये और ये सेम दिया हुआ है क्वेश्चन में कि ये और ये दोनों ही लाइक चार्जेस हैं। तो लाइक चार्जेस का मतलब रिपल्सिव फोर्स लगेगा, तो ये फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा? इस डायरेक्शन में लगेगा। और ये क्या होगा आपका? F फोर्स ऑन Q ड्यू टू इस छोटे वाले की वजह से Q, ये इधर की तरफ लग गया, इसकी वजह से भी सेम लगेगा, फोर्स ऑन Q ड्यू टू Q। और इस वाले की वजह से ये फोर्स किधर लगेगा? इधर की तरफ लगेगा, फोर्स ऑन Q ड्यू टू Q। क्लियर? अब ये चीज देखनी है आपको, ये आपका 60 डिग्री होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल में, ये 60 होगा, तो ये कितना होगा? ये 120 होगा। 120 होगा तो ये दोनों के दोनों 60 डिग्री, ये होगा 60 डिग्री, ये हो जाएगा। अब इसका कंपोनेंट आपको निकालना है, इन दोनों का कंपोनेंट आपको निकालना है। तो कंपोनेंट कैसे निकालोगे? एक तो ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा FQQ साइन 60 डिग्री, एंगल से अवे वाला कंपोनेंट साइन का होता है, तो FQQ साइन 60 डिग्री, ये वाला FQQ साइन 60 डिग्री। दोनों इक्वल हैं, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो हॉरिजॉन्टल में तो कोई कंपोनेंट बचा नहीं। तो ये अगर आप यहां पे लिखोगे, नाउ नेट फोर्स ऑन Q इन X डायरेक्शन, ये वाला डायरेक्शन कौन सा था? ये वाला आपका X डायरेक्शन, और ये वाला मान लो Y डायरेक्शन। तो नेट फोर्स आपका Q के ऊपर X डायरेक्शन में क्या होगा? ये वाला पॉजिटिव, तो FQQ साइन 60 माइनस FQQ साइन 60, दैट इज F नेट किधर है आपका? X डायरेक्शन में, या FQ कर लो, FQX, तो ये हो जाएगा 0। तो X डायरेक्शन में फोर्स 0 क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम है। ठीक है, अपोजिट है, सेम और अपोजिट डायरेक्शन में, इसका मतलब कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब अपन देखते हैं Y डायरेक्शन में। अब नेट फोर्स यहां पे देख लेते हैं इसको, नेट फोर्स ऑन Q इन Y डायरेक्शन। तो Y डायरेक्शन में नेट फोर्स क्या होगा? ऊपर की तरफ क्या जा रहा है आपका? FQQ cos 60 डिग्री। इस वाले का देखेंगे तो FQQ cos 60 इधर की तरफ जाएगा, ये वाला।
जो एंगल के पास वाला होता है वो कॉस कंपोनेंट, प्लस ये पॉजिटिव है, ऊपर की तरफ पॉजिटिव, इस साइड में पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव, उधर नेगेटिव। ये आप लोग 11th में अच्छे से पढ़ चुके हो। कंपोनेंट्स निकालना टफ नहीं है, बहुत सिंपल है। अगर अभी भी वेक्टर्स किसी के क्लियर नहीं है तो मेरी 11th की वेक्टर की सीरीज है, आप वहां पे जा सकते हो और उसको क्लियर कर सकते हो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नेट फोर्स ऑन क्यू इन वाई डायरेक्शन क्या होगा? एफ क्यू क्यू कॉस 60, इसकी वजह से और इसकी वजह से एफ क्यू क्यू कॉस 60, दोनों ही ऊपर जा रहे हैं, माइनस एफ क्यू क्यू, ये आपका नीचे जा रहा है तो माइनस होगा, नेगेटिव डायरेक्शन में है। ये आपका एफ क्यू वाई है, दोनों में निकालना था हमें। एक्स में हमने निकाल दिया, 0 आ गया। अब वाई में अपन लोग निकालते हैं, तो एफ क्यू वाई इज इक्वल टू एफ क्यू कॉस 60 क्या होता है? 1/2 प्लस एफ क्यू कॉस 60, यहाँ पे भी 1/2 माइनस एफ क्यू क्यू, यहाँ पे भी क्यू 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 क्यू, एफ क्यू क्यू, यहाँ ये हाफ तो हो जाएगा टोटल एफ क्यू क्यू, नीचे लिखूंगा इसको, माइनस एफ क्यू क्यू 0। इसका मतलब क्या है? एफ क्यू एक्स भी 0 और एफ क्यू वाई भी 0। इसका मतलब एफ नेट कितना हो जाएगा? किस पे? क्यू के ऊपर 0। इसका मतलब क्या है? अगर कोई भी चार्ज है वो ऐसे रखा हुआ है, एक तो लाइक चार्ज हो चाहे अनलाइक चार्ज हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। कोई चार्ज है वो सेम नेचर वाले चार्जेस से सिमेट्रिकली सिचुएटेड है, मींस इस चार्ज से सभी का डिस्टेंस इक्वल है, और वो ये सारे चार्जेस कैसे हैं? सेम नेचर वाले चार्जेस हैं, तो इस पे नेट फोर्स क्या होगा? 0 होगा। ये आप किसी भी सिमिलरिटी में इसको यूज कर सकते हो, जैसे अपन लोग देखते हैं। यहां तक क्लियर होना चाहिए। इसकी एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में फोर्सेस 0 होंगे। कहने का मतलब क्या है? अगर ये इस तरीके से भी होता, ये सारे के सारे सेम नेचर वाले चार्जेस होते और इनकी इक्वल डिस्टेंस पे कोई चार्ज क्यू रखा रहता, तो सभी से आंख बंद करके आप बोल सकते हो इस क्यू पे नेट फोर्स कितना होता? 0 होता। कोई भी आप शेप ले सकते हो, उसके सिमेट्रिकली लोकेशन पे अगर कोई चार्ज सिचुएटेड है और बाकी सारे चार्जेस सेम नेचर के हैं, तो उस पर टोटल फोर्स क्या होगा? 0 होगा। ये आप कर सकते हो कैसे? ठीक है, मतलब अगर आप ऐसे भी मान के चलो ये सारे के सारे आपके, जैसे यहाँ पे है क्यू है, ये सिमेट्रिकली है, तो इस पे भी आपका एफ क्यू 0 होता। तो ये आप यहाँ से एक चीज़ निकाल सकते हो। अगर आपको कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, क्लियर। अब अगला क्वेश्चन पे आते हैं। नाउ सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका? सेकंड क्वेश्चन है इक्विलेटरल ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस पे आपके 3 चार्जेस रखे हुए हैं, उसमें से 2 वर्टिसेस वाले चार्ज सेम नेचर के हैं और एक उसके अपोजिट नेचर का है, और हर एक लोकेशन पे आपको, हर एक वर्टिस पे आपको फोर्स कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो इसमें कैसे करेंगे? हर एक पे आपको फोर्स का नेचर देखना है, अट्रैक्टिव फोर्स है कि रिपल्सिव फोर्स है। पहले अपन लोग 2 और 3 वाले पे देख लेते हैं। तो इस पे ये फोर्स लगाएगा, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 3, तो ये वाला आपका कैसे आएगा? ये इसको क्यू यहाँ पे मान लेते हैं, इस वाले क्यू को भी नीचे मान लेते हैं। तो ये वाला फोर्स आपका इस तरीके से होगा, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 3। 2 पर फोर्स 3 की वजह से, दोनों सेम नेचर के हैं तो रिपल्सिव फोर्स लगेगा। इस पे भी आपका फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2। 3 पर फोर्स 2 की वजह से, रिपल्सिव नेचर है, दोनों सेम है, रिपल्सिव नेचर है, तो इस तरीके से लगेगा। अब इसकी वजह से देखते हैं, अलाइक चार्जेस हैं, अट्रैक्टिव होगा, मीन्स फोर्स ऑन 2, ये 2 है, ड्यू टू 1 अट्रैक्टिव फोर्स होगा। सिमिलरली फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1, ठीक है, अलाइक चार्जेस हैं, अट्रैक्टिव होगा। इस पर हम लोग देखते हैं तो ये फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 अट्रैक्टिव फोर्स, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3 अट्रैक्टिव फोर्स। अब एंगल्स देख लेते हैं। ये आपका 60 डिग्री एंगल है तो ये आपका 120 डिग्री हो जाएगा। ये आपका 60 है तो ये आपका 120 डिग्री हो जाएगा। ये आपका 60 डिग्री है। अब थोड़ा सा वेक्टर वाला फॉर्मूले जो आपको पता है,
ट्राइंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन या पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में कैसे करते हैं अपन, पैरेललोग्राम को ले लेते हैं, इसको यहाँ पे बनाइए, तो ये आपका रिजल्टेंट आ जाएगा। तो रिजल्टेंट आप इसको मान के चलिए, ये क्या है आपका F2, ये आपका F2 मान लीजिए इसको, ये F2 आ गया। तो F2 आपका कैसे आएगा, नेट फोर्स, रिजल्टेंट कैसा रहेगा F2 का, अंडर रूट F21 का होल स्क्वायर प्लस F23 का होल स्क्वायर, इसको हटा देते हैं क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस 2F21 F23 cos 120 डिग्री। ठीक है, अब ये करने से पहले F21 और F23 निकाल देते हैं। तो मैग्नीट्यूड में देखो आप, F21 देखो, F21 सिर्फ मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं अभी हम, बाकी और किसी से कोई मतलब नहीं है। F21 अगर आपका होगा तो F21 का मैग्नीट्यूड क्या होगा, कि Q1 Q2 अपॉन R21 का होल स्क्वायर, ये आपका F21 का मैग्नीट्यूड हो गया। डायरेक्शन मैंने यहाँ पे आपकी कैलकुलेट करवा दी कि डायरेक्शन आपकी कैसी रहेगी। F23 का मैग्नीट्यूड FQ2 Q3 अपॉन R23। अब ये देखो, इसको देखो आप, F21 क्या है, इसका जो डायरेक्शन होगा वो 21 की तरफ नहीं 12 की तरफ हो जाएगा। कैसे, ये चीज़ समझिए। F12 जो है, F21 जो है, F21 कौन सा है, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, तो ये अट्रैक्टिव नेचर का है। तो ये किस डायरेक्शन में लग रहा है, ये वाला डायरेक्शन कौन सा है, वी आर गोइंग टुवर्ड्स 1 फ्रॉम 2, तो ये डायरेक्शन है आपका R12 का डायरेक्शन, वी आर मूविंग टुवर्ड्स 1 फ्रॉम 2, तो उसको बोलते हैं हम R12, और फोर्स का डायरेक्शन भी यही है, तो इसको हम लोग बोलेंगे ये आपका R12 है। ठीक है, अगर ये रिपल्सिव नेचर का F23 में देखो, F23 में हमने 23 क्यों लिखा है, क्योंकि ये है आपका R23 कैप, ये R23 वेक्टर मान लो या R23 कैप मान लो, R23 इसमें कैप ही कर देते हैं अपन, क्योंकि हम लोग कैप का यूज़ कर रहे हैं, कैप का यूज़ करेंगे। तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 3 की तरह रिपल्सिव फोर्स है, किस डायरेक्शन में लग रहा है, वी आर गोइंग टुवर्ड्स 2 फ्रॉम 3, तो R23 की तरफ हम लोग मूव कर रहे हैं, R23 का डायरेक्शन ये है, इसलिए यहाँ पे हमने R23 लिखा है। अदरवाइज आप सिर्फ मैग्नीट्यूड लोगे तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ना है। R21 क्या है आपका, KQ1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और F23 क्या है आपका, KQ1 Q2 अपॉन R23 स्क्वायर। अब इसको अगर आप वेक्टर रिप्रेजेंटेशन में लिखोगे तो ये हो जाएगा आपका R12 वेक्टर, R12 कैप, और ये हो जाएगा R23 कैप। सिमिलरली अगर आप देखो, ये तो 2 पर हो गए। अब फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2, तो ये क्या हो जाएगा, KQ1 Q2 अपॉन रिपल्सिव फोर्स है, तो डायरेक्शन क्या होगा इसका, ये अगर R23 है तो ये वाला डायरेक्शन क्या होगा, R32, तो R32 स्क्वायर और R32 कैप। F31 फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1 अट्रैक्टिव है, तो ये वाला डायरेक्शन आपका क्या था, R31 आपका वी आर मूविंग टुवर्ड 1 फ्रॉम 3, तो ये वाला जो डायरेक्शन होगा वो R13 का डायरेक्शन होगा, और ये वाला डायरेक्शन R31 का होगा। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका R13 वाला डायरेक्शन, क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्स है, तो ये वाला डायरेक्शन R13 का है, तो R13 स्क्वायर R13 कैप। ठीक है, अब यहाँ पे नीचे अब आपका रह गया फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, तो इसका उल्टा R12 वेक्टर कितना होगा, KQ1 Q2 अपॉन, अब देखो R12 कौन सा होगा, ये फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 अट्रैक्टिव नेचर का है, तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, डायरेक्शन कौन सा होगा, ये वाला डायरेक्शन होगा। ये वाला डायरेक्शन क्या है, वी आर गोइंग टुवर्ड्स 2 फ्रॉम 1, तो R21 डायरेक्शन है, R21 कैप, और फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3 KQ1 Q2 अपॉन R31 कैप। R31 कैसे होगा, ये चीज समझो, R13 कैसा है, ये फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3, इसकी वजह से इसमें फोर्स कैसा है, अट्रैक्टिव नेचर का है। ये वाला डायरेक्शन कौन सा होगा, वी आर मूविंग टुवर्ड्स 3 फ्रॉम 1, तो R31 होगा। ये मैं आपको वेक्टर वाले चैप्टर्स में समझा चुका हूँ, और पीछे कूलॉम्स लॉ भी में मैं इसको अच्छे से डिटेल में समझा चुका हूँ कि ये R31 क्या होता है, F12 क्या होता है, F13 क्या होता है, ये सारी की सारी चीज़ें उसमें हैं। अगर क्लियर नहीं है तो आप उसमें जाइए और उसको क्लियर करिए।
तो यहाँ तक आपका ठीक है। अब Q1 Q2, ये Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू Q3 इज इक्वल टू Q, ये सभी Q है। मैंने इसमें सिर्फ अब मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ क्योंकि डायरेक्शन मैंने पहले बता दिया अट्रैक्टिव नेचर है मतलब या रिपल्सिव नेचर का है, तो अब इसमें हमें साइन लेने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हम लोग मैग्नीट्यूड ले लेंगे, उससे काम हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है देखो आप। और दूसरा बात, ये सभी के सभी आपकी सेम है, ये नीचे वाली आपका सारा का सारा सेम है क्योंकि एल लेंथ है सभी के लिए, ठीक है। तो बेसिकली हो क्या रहा है, मैग्नीट्यूड सभी का सेम है। मतलब अगर आप देखो तो F12 इज इक्वल टू, ये मैग्नीट्यूड अगर आप देखते हो सबका, F21 इज इक्वल टू F13 इज इक्वल टू F31 इज इक्वल टू F23 इज इक्वल टू F32, ये सारे के सारे मैग्नीट्यूड आपके सेम हैं। मान लो ये क्या हैं आपके F हैं, सारे मैग्नीट्यूड क्या हैं आपके F, तो ये सारे के सारे हमने मान लिए F। तो क्या चीज़ आ जाएगी यहाँ पे, F2 कितना आएगा आपका, अंडर रूट F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर। कॉस 120 क्या होगा, कॉस 120 होता है, कॉस 120 क्या होता है, कॉस 90 प्लस 30, ठीक है। 2F2 है ना, कॉस 90 प्लस 30, और कॉस 90 प्लस 30 क्या होता है, कॉस सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है नेगेटिव, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा यहाँ पे आपका साइन 30 माइनस के, और साइन 30 होता है हाफ, तो इसका मतलब ये चीज़ कितनी आएगी आपकी माइनस हाफ। तो माइनस हाफ से ये टू कैंसिल आउट हो जाएगा, तो माइनस आ जाएगा, तो यहाँ पे F2 बचेगा, वो F स्क्वायर बचेगा। आपको इसे करो F स्क्वायर प्लस 2F2 इंटू माइनस हाफ, यहाँ से ये कट गया, ये आपका यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा का रूट, तो ये F आ जाएगा, F2 इज इक्वल टू F आ गया। सेम यही चीज़ यहाँ पे होगी, तो F3 इज इक्वल टू भी F आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है, दोनों ही आपके FF आ गए। हमने पूरा का सारा चीज़ कैसे किया है, वेक्टर के तरीके से कर रहे हैं। इसका एक तरीका और है, जब हम पोजीशन वेक्टर के हिसाब से करेंगे, वो हम लोग या तो इसी लेक्चर में देख लेंगे, अगर नहीं तो हम उसमें नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। इसका एक तरीका और है पोजीशन वेक्टर के तरीके से करने से। अब इसके लिए देखते हैं अपन ऊपर वाली चीज़ के लिए। इस वाले केस में क्या होगा, ये आपका F फोर्स लग रहा है इधर, ये वाला भी F फोर्स लग रहा है, और ये आपका 60 डिग्री एंगल है। तो रिजल्टेंट कैसे होगा इसका, आपका 60 डिग्री है, तो रिजल्टेंट आपका कुछ इस तरीके से आएगा। यहाँ पे रिजल्टेंट कैसे आ रहा था, इस तरीके से। ये रिजल्टेंट कितना होगा, दोनों F है, तो ये बीच में जाएगा इस तरीके से, तो यहाँ से 60 पे हो जाएगा, नहीं टोटल 120 है, तो ये भी 60 ये भी 60 बाइसेक्ट कर जाएगा, दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड है, तो एकदम सेंटर में से निकल जाएगा। यहाँ पे भी आपका ऐसे जाएगा, इस तरीके से जाएगा, ये भी रिजल्टेंट आपका। तो रिजल्टेंट का कैसे निकालोगे आप, रिजल्टेंट को अगर आप निकालोगे तो किस तरीके से निकालोगे, अगर मैं F1 मानूँ इसको, तो F1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर कॉस 60 ठीक है, अंडर रूट F स्क्वायर प्लस ये आपका 2F स्क्वायर कॉस 60 होता है √3 अपॉन 1/2, सॉरी 1/2 कॉस 60 हो गया आपका 1/2, तो यहाँ से ये गया तो 3F स्क्वायर आ जाएगा, तो ये √3F आ जाएगा। तो F1 कितना आ जाएगा वेक्टर √3F, और इसका डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन आप निकाल सकते हो, ये आपका 30 डिग्री पे होगा क्योंकि बाइसेक्ट करेगा। एग्जैक्ट अगर आपको इसका डायरेक्शन देखना है तो हम लोग इसको करेंगे वेक्टर फॉर्म की तरफ से, हम इसको वेक्टर के फॉर्म में करेंगे, तो अब नेक्स्ट उसको अपन लोग ट्राई कर लेते हैं। नाउ दिस इज द ऑल्टरनेटिव मेथड टू डू द लास्ट प्रॉब्लम। मीन्स अगर हम लोग इसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से अरेंज करते हैं तीनों
चार्जेस को, मीन्स ये वाला चार्ज आपका माइनस क्यू, ये प्लस क्यू और ये भी प्लस क्यू। ये जो ए वर्टिस है उसको हम लोग कंसीडर कर लेते हैं ओरिजिन, तो उसके रेस्पेक्ट में ये आपका बी के आपके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे l, 0 x कोऑर्डिनेट l, y कोऑर्डिनेट 0, सी के आपके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे l/2, बिकॉज यहाँ से ये परपेंडिकुलर डालोगे तो ये l/2 ये बाइसेक्ट कर देता है, तो ये l/2, ये जो हाइट होगी इसकी वो √3/2 l होगी। दिस इज कॉमन ट्रिग्नोमेट्री, तो यू कैन डिराइव द x एंड y कोऑर्डिनेट्स हियर, l/2 एंड √3/2 l। नाउ जो फोर्सेस लगेंगे वो भी हमें पता है। फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी अट्रैक्टिव फोर्स होगा, बिकॉज दिस वन इज नेगेटिव, दिस वन इज पॉजिटिव, सो अलाइक चार्जेस है, अलाइक चार्जेस के फोर्सेस आपके अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं। तो जो फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी विल बी एक्टिंग टुवर्ड्स सी, तो FAC वेक्टर। सिमिलरली फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए, FCA वेक्टर, इट इज टुवर्ड्स ए। अगेन फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी, it is acting towards B because attractive force again, and force on B due to C acting towards C, it is also attractive force because it is acting on alike charges. Similarly force on A due to B, repulsive force because both are the like charges, plus Q, तो FAB it is acting towards A, this one is FBA acting towards B. ओके, तो these are the forces, वो हम लोग पहले भी लास्ट तरीके में भी हमने ये समझ लिया था। इसमें नया चीज़ क्या है, इसमें हम लोग इसको वेक्टर के फॉर्म में करेंगे। वहाँ पे हमने सिर्फ मैग्नीट्यूड्स निकाल दिए थे और बाद में ये बता दिया था कि डायरेक्शन कैसे होगा। डायरेक्शन आपने एक सिमेट्री के हिसाब से वहाँ पे उसके अलोंग बता दिया था कि पर ये जो एंगल बाइसेक्टर है उसके अलोंग आपका डायरेक्शन जाएगा, इस वाले पे जो फोर्स लगेगा, तो आपने एक जर्नल सिमेट्री के हिसाब से बताया था। यहाँ पे आपको कुछ जर्नलाइज करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे सारा चीज़ आपका वेक्टर के हिसाब से होगा, तो डायरेक्शन के लिए आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जो कुछ भी करेंगे वेक्टर अपने आप कर देंगे। उसके लिए आपको सबसे पहले पोजीशन वेक्टर्स निकालने होंगे तीनों पॉइंट्स के। तो सबसे पहला ए तो हमने ओरिजिन माना ही है, तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा आपका 0,0 मीन्स 0 वेक्टर हो जाएगा, 0 i कैप प्लस 0 j कैप 0 वेक्टर हो गया। ठीक है, यहाँ पे अपना इसका जो पोजीशन वेक्टर होगा विद रेस्पेक्ट टू ए वो होगा RCA। ठीक है, इसका वी आर गोइंग टुवर्ड सी फ्रॉम ए, तो RCA। इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा आपका सी का विद रेस्पेक्ट टू ए RCA। बी का पोजीशन वेक्टर क्या होगा आपका, वी आर गोइंग टुवर्ड्स बी फ्रॉम ए, तो RBA। ठीक है, ये दोनों, तो RCA को आप कैसे लिखोगे पोजीशन वेक्टर के लिए, x कोऑर्डिनेट i कैप प्लस y कोऑर्डिनेट j कैप। सिमिलरली इसके पोजीशन वेक्टर के लिए ये आपका RBA है। अगर आप इसको इस तरीके से देखोगे तो RBA क्या हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट i कैप प्लस y कोऑर्डिनेट 0 j कैप, तो वो 0 हो जाएगा। ये आ गया। अब हमें निकालना है RCB निकालना है, तो RCB आप कैसे निकालोगे, ट्रायंगुलर लॉ से। तो यहाँ से आपका RCB निकल के आता है RCA माइनस RCA वेक्टर माइनस RBA वेक्टर, तो ये आपका RCB √3/2 L j कैप माइनस L/2 i कैप आ जाएगा, क्योंकि RCA कितना है आपका इतना है, माइनस RBA कितना है आपका L i कैप है, तो इसको आप अरेंज करोगे तो ये आपका RCB आपका आ जाएगा। तो ये आपका तीनों का पोजीशन वेक्टर्स आपके आ गए। ये तो इन दोनों के पोजीशन वेक्टर हो गए विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन, और ये वाला इसका हो गया। नाउ वी कम टू द फोर्सेस। हमारे पास पोजीशन वेक्टर्स हैं और हमारे पास फोर्सेस का मैग्नीट्यूड भी है। तो आप अरेंज करोगे तो जो F जो फोर्स A पर होगा नेट फोर्स, वो क्या होगा, इन दोनों फोर्सेस का वेक्टर सम होगा। तो A पे कितने फोर्सेस लग रहे हैं, 2 फोर्स लग रहे हैं, FAB और FAC। तो FA वेक्टर ये आपका नेट फोर्स है ऑन A, तो FA वेक्टर इज इक्वल टू FAC वेक्टर प्लस FAB वेक्टर। AC वेक्टर क्या होगा, हम लोग पढ़ चुके हैं किसमें, AC वेक्टर फोर्स कूलम्ब्स लॉ में हम पढ़ चुके हैं कि अगर आप फोर्स निकालते हो किसी भी चार्ज पे किसी दूसरे चार्ज से, तो आपका एक्सप्रेशन वेक्टर फॉर्म में इस तरीके का होता है, FAC इज इक्वल टू KQ² अपॉन RCA³ RCA वेक्टर। तो AC की बात कर रहे हैं हम लोग, तो AC की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे CA क्यों है, क्योंकि
अलाइक चार्जेस है। अलाइक चार्जेस में अगर ये लाइक चार्जेस होते तो एफ ए सी वैक्टर और ये करके एफ ए सी वैक्टर आ जाता, यहाँ पे वो आर ए सी वैक्टर आ जाता, क्योंकि ये अगर लाइक चार्जेस होते तो रिपल्सिव फोर्स होता, तो जिस डायरेक्शन में आपका फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में आपका पोजीशन वेक्टर भी होता, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी आपका उसी डायरेक्शन में होता। ये सारे के सारे आपके क्या हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स हैं, ठीक है। तो फोर्स आपका लग रहा है टुवर्ड्स सी, मींस वी आर मूविंग टुवर्ड्स सी फ्रॉम ए, तो आर सी ए वेक्टर, दिस वन इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, और पोजीशन वेक्टर वट एवर यू वांट टू से इट। तो फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी, इस पे इसकी वजह से फोर्स किधर लग रहा है आपका सी की तरफ, तो इस तरीके से एक्सप्रेशन आएगा। फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, बी से बी की वजह से ए पे फोर्स किधर लग रहा है ए की तरफ, तो आर ए बी वेक्टर यहां पे आ जाएगा। दोनों का यहां पे वेक्टर सम करेंगे, क्या चीज कॉमन आएगी, आर सी ए जो है उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, आर सी ए का मैग्नीट्यूड आप यहां से निकाल सकते हैं। इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या होगा, अगर आप ए कोई वेक्टर है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, इस तरीके से होता है, तो मैग्नीट्यूड क्या आता है इस ए वेक्टर का, अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। अगेन बोल रहा हूँ, अगर आपके वेक्टर्स क्लियर नहीं है तो मैंने 11th क्लास के वेक्टर सीरीज़ में ये सारी चीज़ें डाली हुई हैं, तो आप वहाँ पे जाके उसको स्ट्रॉन्ग बना सकते हो। तो अगर कोई भी वेक्टर है जो आई और जे कंपोनेंट्स के हिसाब से इस तरीके से लिखा हुआ है, तो उसका मैग्नीट्यूड आपका इस तरीके से होगा। यहाँ पे आपका आर सी ए वेक्टर है, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, L/2 का होल स्क्वायर, रूट 3/2 का होल स्क्वायर और उसका अंडर रूट, ठीक है। तो ये आपका मैग्नीट्यूड आ जाएगा आर सी ए वेक्टर का। कितना आएगा वो आपका, ये L आ जाएगा, 1/4 प्लस 3/4 1 हो जाएगा, तो L आ जाएगा आपका। तो यहाँ पे आर सी ए का मैग्नीट्यूड, आर सी ए वेक्टर आर सी ए कितना हो जाएगा मैग्नीट्यूड, सिर्फ L, तो L क्यूब यहाँ पे हो गया। कि यहाँ पे दूसरी बार इसको देखो ए बी में, ए बी का तो सिंपल सा ही है, इसका मैग्नीट्यूड L है तो L क्यूब, तो इसका भी L इसका भी L, तो L क्यूब, तो के क्यू स्क्वायर अपॉन L क्यूब आपका बाहर आ जाएगा, कॉमन आ गया। आर सी ए वैक्टर हमने यहाँ से ले लिया, L/2 आई कैप प्लस रूट 3/2 L जे कैप, ये देखिए यहाँ पे हमने इसको लिख दिया, प्लस माइनस ये वाला आपका आर ए बी। अब यहाँ पे आर ए बी वैक्टर चाहिए हमें, क्योंकि मूविंग यहाँ पे आपका ए बी वैक्टर आ रहा है ना, लेकिन यहाँ पे आपको बी ए वैक्टर दिया हुआ है L आई कैप, तो ए बी वैक्टर क्या हो जाएगा, माइनस L आई कैप, उसका अपोजिट वैक्टर हो जाएगा। बी ए L आई कैप है तो ए बी क्या हो जाएगा, माइनस L आई कैप, तो यहाँ पे जाएगा माइनस L आई कैप। इसको अरेंज करेंगे कि क्यू स्क्वायर अपॉन L क्यूब को कॉमन निकाल देंगे, तो ये चीज़ आएगी आपकी, इधर से इसको अरेंज करेंगे माइनस L/2 आई कैप, तो ये आपका फाइनल आ जाएगा। एफ ए वैक्टर आपका क्या आएगा, इस तरीके से के क्यू स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर, L कॉमन लेंगे, L से L क्यूब L कट जाएगा, L स्क्वायर बचेगा, तो रूट 3/2 जे कैप माइनस L/2 आई कैप। अब देखो ये आपका सही भी है, जे कैप मतलब अगर आप देखोगे ये आपका एफ ए वैक्टर आता है इस तरीके से, ठीक है। तो रूट 3/2 जे कैप माइनस L/2 आई कैप, तो जे कैप आपका पॉजिटिव है, आई कैप आपका नेगेटिव है, तो ये ठीक ही है। इस वेक्टर के अगर आप कंपोनेंट निकालोगे तो ये आपका एक्स कंपोनेंट आएगा, तो वो माइनस आई की तरफ है, तो ठीक है माइनस आई आ रहा है, और जे कंपोनेंट आपका ऊपर की तरफ आएगा, वाई कंपोनेंट वो पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव है, ये आपका एकदम ठीक आ रहा है। इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे, मैग्नीट्यूड के लिए आप इसको जैसे हमने वहाँ पे किया था कि अगर आप मैग्नीट्यूड निकालना चाहोगे इसका, तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे, कि क्यू स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर, और इसका मैग्नीट्यूड आपको निकालना पड़ेगा, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा आपके पास, 1 आ जाएगा। देखो इसका मैग्नीट्यूड रूट 3/2 का होल स्क्वायर प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, आपका 3/4 प्लस 1/4, ये आपका 1 आ जाएगा, तो ये चीज़ 1 हो जाएगी, तो ये आपका के क्यू स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर आ जाएगा, तो दिस वन इज करेक्ट। अब एफ बी वैक्टर देखते हैं, बी पे नेट फोर्स हो जाएगा एफ बी ए वैक्टर प्लस एफ बी सी वैक्टर, ठीक है। एफ बी ए वैक्टर एंड एफ बी सी वैक्टर, ये एफ बी सी वैक्टर कौन सा है, अट्रैक्टिव फोर्स, एफ बी ए वैक्टर रिपल्सिव फोर्स। इसको हम लोग वैक्टर की फॉर्म में रखते हैं, तो एफ बी ए क्या होगा, एफ बी आपका हो जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन L क्यूब, ये हमने पहले निकाल ही दिया है। एफ बी ए का मैग्नीट्यूड कितना है L, तो के क्यू स्क्वायर अपॉन L क्यूब, इसका डायरेक्शन क्या होगा, जो डायरेक्शन आर बी ए का होगा, ये वाला डायरेक्शन कौन सा है, आर बी ए का डायरेक्शन है।
तो आरबीआई का डायरेक्शन क्या है, एल आई कैप, तो एल आई कैप प्लस एफ बी सी तो आपका जैसे के क्यू स्क्वायर अपॉन एल क्यूब, और इसका डायरेक्शन क्या होगा, अब ये कैसा है आपका एफ बी सी अट्रैक्टिव फोर्स, तो अट्रैक्टिव फोर्स में इसका डायरेक्शन वी आर मूविंग टुवर्ड्स सी फ्रॉम बी, तो एफ आर सी बी का जो डायरेक्शन होगा, आर सी बी का डायरेक्शन ये है। तो यहाँ पे हमने √3/2 एल जे कैप माइनस L/2 आई कैप, इसको रीअरेंज करेंगे तो इस तरीके से आ जाएगा। अब इसमें मैग्नीट्यूड कितना आएगा एफ बी का, अगेन मैग्नीट्यूड आपका वही आएगा क्योंकि माइनस सिर्फ इसमें साइन का चेंज है, मीन्स सिर्फ डायरेक्शन का चेंज है, बाकी मैग्नीट्यूड सेम आएगा। इसका टोटल का जो अगर आप मैग्नीट्यूड निकालोगे तो 1 आएगा, तो ये भी आपका के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर आ जाएगा। साइन में अंतर क्या रहेगा इसमें, ये आपका एफ बी आएगा, एफ बी वैक्टर। साइन में अंतर क्या रहेगा, ये आपका पॉजिटिव है, मीन्स अगर आप यहाँ से देखोगे इसको, तो अगर आप इसका निकालना चाहोगे एंगल विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो इसका एंगल क्या आएगा आपका, आप जानते हो tan थीटा इज इक्वल टू ए वाई अपॉन ए एक्स। तो ए वाई कितना है यहाँ पे √3/2 अपॉन ए एक्स कितना है 1/2, तो √3, तो √3 क्या होगा आपका tan थीटा, अगर आपका √3 आता है तो थीटा कितना आ जाएगा 60 डिग्री, तो ये आपका 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, एक्स एक्सिस से ये 60 डिग्री एंगल बना रहा होगा, जबकि ये कितना बनाएगा आपका, ये आपका, तो ये 60 हो गया। अगर आप इसको देखोगे तो यहाँ से अगर हम इसको निकालना चाहें तो ये नेगेटिव में चला गया, तो नेगेटिव में चला गया तो ये आपका 60 है और ये आपका 90 है, तो ये टोटल एंगल आपका हो जाएगा 150। ये आपका 60 और ये आपका टोटल आपका 120 है, यहाँ से यहाँ तक ये टोटल आपका 120 है, तो ये आपका हाफ में है, तो ये भी आपका 60 रहेगा। तो ये आपका tan थीटा कितना होगा आपका यहाँ से √3/2 और नीचे -1/2, तो -√3। -√3 का मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होगा, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी आपकी 120 डिग्री। तो 120 डिग्री देखो एक्स एक्सिस से आ गई, तो इसका सिर्फ डायरेक्शन आपका डिफरेंट हुआ, एफ ए और एफ बी। मैग्नीट्यूड में आपके दोनों सेम है, मैग्नीट्यूड में आपके इसका मैग्नीट्यूड भी आपका वही आया है, ये आपका यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग एफ ए वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड भी के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर आया है, और एफ बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर आया है। डिफरेंस क्या है दोनों में, सिर्फ एंगल का डिफरेंस है। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों ही पॉजिटिव है, एक्स कंपोनेंट भी इसका और वाई कंपोनेंट भी, देखिए पॉजिटिव एक्स की तरफ जा रहा है, इसका एक्स कंपोनेंट पॉजिटिव एक्स की तरफ और वाई कंपोनेंट पॉजिटिव वाई की तरफ, तो ये पॉजिटिव है, जबकि इसका एक्स कंपोनेंट तो पॉजिटिव है, वाई कंपोनेंट नेगेटिव है, इसका मतलब tan थीटा इसका नेगेटिव होगा, इसका 60 है, इसका 120 है। ओके, इसी तरह आप इसको भी निकाल सकते हैं, आपके पास सारे के सारे पोजीशन वेक्टर्स भी हैं और आपके पास मैग्नीट्यूड्स भी हैं, तो इसी सिमिलर तरीके से आप इसका भी निकाल सकते हो। इस मेथड का फ़ायदा ये है कि आपको अलग से डायरेक्शंस बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको यूनिट वेक्टर्स के थ्रू इसमें डायरेक्शंस भी अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, तो दिस इज़ द सेकेंड मेथड टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। आई होप ये आपकी प्रॉब्लम क्लियर हुई होगी। इस तरीके से आज का लेक्चर हमारा खत्म होता है। आज के लेक्चर में हमने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल देखा, जिससे कि हम किसी एक चार्जेस पे मोर देन 2 चार्जेस के द्वारा जो भी फोर्स लगाया जाता है उसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके अलावा हमने 2 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स देखी और एक जो सेकंड वाली प्रॉब्लम थी उनके 2 मेथड्स उसको सॉल्व करने के देखे थे। सेकंड वाला मेथड्स वेक्टर मेथड है, अगर वो आपका अच्छा है तो आप उसके थ्रू किसी भी वेक्टर वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, किसी भी फोर्स वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो विदाउट डायरेक्शन की प्रॉब्लम की है, क्योंकि वो आपको यूनिट वेक्टर्स अपने आप दे देंगे। ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच, कीप स्टडी।